हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 फरवरी से एनक्लेस सीरीज और जीत की तैयारी किसकी है। नॉर्सेट 2023 के अंदर अगर एम्स दिल्ली एनक्लेस को पूछे या कोई और चीज़ों को पूछे, सारी चीज़ों को अपन पढ़ के रखेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके रहेंगे, क्योंकि अपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो नॉर्सेट तक सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियरली पढ़ लेंगे। मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एनक्लेस के 3 वर्जन है, मौसमी है, लिपिन कोट है और सौंदर्य है। इन तीनों के एमसीक्यू हर सब्जेक्ट वाइज, हर टॉपिक वाइज आपके साथ में डिस्कस किया जाएंगे। जैसे आज मैंने मेडिकल सर्जिकल का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी एमसीक्यू होंगे सारे खत्म करने के बाद में अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे और ऐसे करके सारी मेडिकल सर्जिकल को ख़त्म करेंगे। उसके बाद साइकेट्री पढ़ेंगे, ओबीजी पढ़ेंगे, पीडियाट्रिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल पढ़ेंगे। सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और मैं ये मानती हूँ अगर कोई दूसरा आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता है, एमसीक्यू बना के रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर सकता है, तो आप लोग जो है दूसरों का हेल्पिंग हैंड जरूर बनेंगे। दूसरे लोगों तक ये चैनल शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे ताकि वो भी क्या है अपनी स्टडी कर सके। क्योंकि सारे के सारे लोग जो अभी संघर्ष कर रहे हैं नॉर्सेट के लिए, और सबका टारगेट क्या है कि हमारी भी क्या है जॉब लग जाए, तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। वही ऑप्शन होता है अपने पास, पढ़ाई के अलावा जॉब लगने का और कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत सारे जो है कंपटीशन भी ऑल इंडिया लेवल का होता है, एम्स का जब एग्ज़ाम होता है तब, तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा टारगेट एक ही है कि जो भी लोग यहाँ से पढ़े और मैक्सिमम एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम के अंदर मिले, यही टारगेट के साथ में एनक्लेस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है। और यहाँ पे एमसीक्यू के आपको रैशनल बताए जाएंगे कि इसका आंसर ए है तो क्यों है और बाकी वाले क्यों नहीं है। अगर जिस भी बंदे ने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, उन लोगों के लिए एमसीक्यू बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनके रिवीजन के लिए, और उनको ये समझ आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने थ्योरी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है तो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़े और साथ साथ में इस सेशन को अटेंड करें। इसके अलावा बिल्कुल भी आपको थ्योरी का नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर आप ये देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि एमसीक्यू कैसे पढ़ना है, कहाँ क्या गलती होती है, क्या पूछा जाता है। और इतनी बड़ी लैंग्वेज के अंदर एक छोटी ट्रिक रहती है कि भाई आपसे पूछा गया है। बड़ा एमसीक्यू देख के घबराना नहीं होता है, बहुत ईजी चीज़ें होती है अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं तब। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट टेकिंग एंटीहिस्टामिन। मरीज को टीचिंग दे रही है नर्स, जो मरीज किस पे है, एंटीहिस्टामिन ड्रग ले रहा है। द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एश्योर्ड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। जब भी 2019 के अंदर शायद एम्स ऋषिकेश का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर उसने सारे के सारे एमसीक्यू कैसे पूछे थे, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले, और उसके अंदर एक भी बंदा क्वालिफाइड नहीं हुआ था। क्योंकि ये जो एमसीक्यू है इसके अंदर अपने को पढ़ना और उसके बाद में ऑप्शन को सेट करने में टाइम लगता है, और आपके पास जो है 180 मिनट होते हैं 200 एमसीक्यू को करने में, तो बहुत सारे लोग इसको पूरा कर ही नहीं पाए। नॉर्सेट के अंदर सिलेक्ट ऑल दैट वाई ये ऐसे एमसीक्यू आते हैं, लेकिन होता क्या, ये ज़्यादा नहीं होते हैं ना। 8 से 10 एमसीक्यू ऐसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं कि सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले ही दे दिए सारे, ऐसा नहीं देते हैं। नॉर्सेट का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। वो क्या करता है, 50 से 60 एमसीक्यू बहुत ईजी रखता है जिस पे कोई कंपटीशन नहीं है। उसके बाद में कुछ इमेज और प्रोसीजर डाल देता है 15 से 20, तो कुछ वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करता है, छोटे एमसीक्यू होते हैं लेकिन उसके अंदर बड़ी ट्रिक रहती है, ऐसे एमसीक्यू पूछता है। और उसके बाद में क्या करता है, कुछ एन क्लास के बड़े एमसीक्यू डालता है, कुछ जो है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले डालता है, और 20 जो अपना जो रहता है जनरल एप्टीट्यूड के एमसीक्यू रहते हैं। ऐसे करके उसका जो पैटर्न है एम्स दिल्ली का वैसे सेट किया हुआ है जो है नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें तो इसके अंदर सिलेक्शन निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, जितना आप माइंड के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करते हो इतना टफ नहीं है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, अभी से शुरुआत करें, तभी आप जो है एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। एक दिन के अंदर सारा काम नहीं होता है, लेकिन लगातार थोड़ा थोड़ा करोगे तो सारा काम अच्छे से हो जाएगा। दूसरा है, अब ये जो एमसीक्यू पूछ रहा है कि मरीज क्या है, एंटी हिस्टामिन ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एश्योर द नर्स इंक्लूड टीचिंग प्लान। मरीज एंटी हिस्टामिन पे घर जा रहा है और उसकी टीचिंग प्लान में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑपरेटिंग मशीन एंड ड्राइविंग में बी डेंजरस वाइल टेकिंग एंटी हिस्टामिन। ये ऐसा कह रहा है कि अगर आप एंटी हिस्टामिन ले रहे हो और उसके बाद मशीन और ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके हाथ पांव कट सकते हैं मशीन के अंदर।
ऐसा कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कंटिन्यू टेकिंग ए एंटीहिस्टामाइन इवन इफ नेजल इन्फेक्शन डेवलप, अगर आपको नाक का इन्फेक्शन हो गया नोज का, फिर भी आपको क्या करना है, एंटीहिस्टामिन को कंटिन्यू लेते रहना। ऑप्शन बी ऐसा कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है द इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन इज नॉट फेल्ट अंटिल ए डे लेटर, यानी कि एंटीहिस्टामिन आप ले रहे हो तो डे आफ्टर लेटर जो इवनिंग टाइम का रहता है तब तक इसका इफेक्ट नहीं रहता है, ऐसा कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है डू नॉट यूज एल्कोहल विथ एंटीहिस्टामिन, आपको जो है एल्कोहल को एंटीहिस्टामिन के साथ में यूज नहीं करना है। ऑप्शन ई कह रहा है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू 2 लीटर पर डे, है ना, 2 लीटर से ज़्यादा आपको हर दिन फ्लूइड लेना है इस ड्रग के साथ में, ऐसा आपको पूछा जा रहा है। अब आपको करना क्या है, अपना आंसर लगा के रखना है और मैं आपको इस ड्रग का रैशनली बताती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन सही है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने एमसीक्यू सही होते हैं। और ऑप्शन ए कह रहा है ऑपरेटिंग मशीन एंड ड्राइविंग में भी डेंजरस वाइल टेकिंग एंटीहिस्टामिन, तो एंटीहिस्टामिन कैसा एजेंट है, एंटीहिस्टामिन जो है जब भी मरीज को जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है तो मरीज के अंदर जो अपन ड्रग देते हैं लीवोसिट्रिजन, सिट्रिजन, मॉन्टेक के नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो ड्रग कैसी होती हैं, उसका इफेक्ट रहता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट रहता है। कैसा इफेक्ट रहता है, एंटीकोलिनर्जिक, और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जो है ये किसके साथ में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के साथ काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का जब भी बॉडी के अंदर एक्टिवेशन होता है तो बॉडी स्लीप के अंदर जाती है, रेस्ट में जाती है, मरीज को बहुत भूख लगती है और मरीज सोता रहता है, वो सिस्टम कौन सा होता है, वो सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन ये एन क्लास नॉलेज कहाँ का मांग रही है आपसे, नर्वस सिस्टम का मांग रही है, प्लस आपसे फार्माकोलॉजी का नॉलेज मांग रही है, प्लस आपको इसके साथ किसके साथ कनेक्ट करना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ में कनेक्ट करवा रही है। इसका मतलब ये वो कितनी लॉजिकल चीज़ें आपसे पूछ रही है। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है कि एडिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये ड्रग किस कैटेगरी की है, जो इसका इफेक्ट कैसा रहता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट रहता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के साथ में काम करती है। और जब मरीज ये ले रहा है तो अब ये मरीज को क्या होगा, नींद आएगी, और ऐसी कंडीशन में अगर ये ड्राइविंग कर रहा है और मशीन को ऑपरेट कर रहा है तो इस मरीज के हाथ कट सकते हैं, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। ये बात नर्स बिल्कुल सही बोल रही है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है कंटिन्यू टेकिंग एंड एंटीहिस्टामिन इवन इफ नेजल इन्फेक्टेड डेवलप, अगर आपको नाक का इन्फेक्शन हो गया है फिर भी आप क्या ले रहे हो, एंटीहिस्टामिन ले रहे हो। एंटीहिस्टामिन जो है ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, एंटीहिस्टामिन नहीं लेनी है, तो ये बात क्या है, गलत है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है द इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन इज नॉट फेल्ड अंटिल ए डे लेटर, इसका इफेक्ट डे ऑफ लेटर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर आप ले रहे हो तो आएगा, ये बात भी क्या है, गलत है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है डू नॉट यूज एल्कोहल विथ एंटीहिस्टामिन, अगर आपको पता हो कि एल्कोहल कैसा एजेंट है, जब आप साइकेट्री के अंदर जो है ड्रग एडिक्शन और ड्रग एब्यूज़ जब पढ़ते हो तो उसके अंदर आप एल्कोहल के बारे में डिटेल पढ़ते हो, और एल्कोहल कैसा एजेंट है, सीएनएस सप्रेसेंट है, कैसा है, सीएनएस को डिप्रेस करता है, सप्रेस करता है, जब सप्रेस करता है तो मरीज़ क्या है, सोता है, और एंटीहिस्टामिन तो ऑलरेडी क्या है, सुलाने वाली ड्रग है, और उसके साथ में अगर आप एल्कोहल ले रहे हो तो आप सो जाओगे, ये बात बिल्कुल सही है कि एल्कोहल आपको इस ड्रग के साथ में यूज नहीं करना है। ऑप्शन ई के अंदर लिखा है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू 2 लीटर पर डे, है ना, पर डे आपको 2000 ml से ज़्यादा फ्लूइड लेना है, ये बात बिल्कुल सही है कि एंटीहिस्टामिन आप ले रहे हो, किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन किडनी के थ्रू होता है, और जब आपको इसका एलिमिनेशन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या सही है, ए, डी और ई, ये क्या है, तीनों ऑप्शन सही है एंटीहिस्टामिन से रिगार्डिंग, बी और सी दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना समझ में आ रहा है आपको तो बोले हाँ, और इसके अंदर भी कुछ और सुधार करने का आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूसरा एमसीक्यू आपके सामने, ए क्लाइंट विथ एलर्जिक राइनाइटिस इज ए इंस्ट्रक्टेड ऑन द करेक्ट टेक्निक फॉर यूजिंग इंट्रानेजल इनहेलर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड डेमोस्ट्रेट टू नर्स दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या है, मरीज किस चीज़ का है, एलर्जिक राइनाइटिस। अब आपको पता होना चाहिए कि राइनाइटिस होता क्या है, तो राइनाइटिस जो है अपने नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका क्या होता है, किसी ट्रिगर की वजह से उसके अंदर स्वेलिंग आती है और उसका इरिटेशन होता है, उसकी वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, स्टफी नोज। अपना जब नाक जो है ब्लॉक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टफी नोज जो बोला जाता है, वो किसको बोला जाता है, राइनाइटिस को बोला जाता है। ये किसकी वजह से, मरीज को एलर्जिक राइनाइटिस है, और डॉक्टर ने उसके लिए क्या लिखा है, इंट्रानेजल इनहेलर लिखा है।
और इसका करेक्ट यूज़ कर पा रहा है मरीज़, किस डेमोस्ट्रेशन से जो है नर्स ये अंडरस्टैंड कर पा रही कि मरीज़ सही बता रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करना है इसको। ऑप्शन ए कह रहा है आई शुड लिमिट द यूज़ ऑफ इनहेलर टू अर्ली मॉर्निंग एंड बेड टाइम यूज। इसको मैं सिर्फ कब यूज़ करूँगा, अर्ली मॉर्निंग करूँगा और सोते वक्त करूँगा, उसके अलावा नहीं करूँगा। ऑप्शन बी कह रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नॉट शेक द कंटेनर बिकॉज दैट कैन डैमेज स्प्रे डिवाइस। आपको जो है ये इनहेलर का जो डिवाइस है स्प्रे वाला, इसको शेक नहीं करना, यानी कि हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाते हो तो ये टूट जाएगा। ये बात भी क्या है, गलत है। किसी भी मेडिसिन को, किसी सिरप को या किसी इनहेलर को आप लेते हो तो उसको शेक करके फिर लेना होता है, और इसको सिर्फ अर्ली मॉर्निंग या बेड टाइम यूज़ नहीं करना, जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वैसे लेना है। ऑप्शन सी कह रहा है आई शुड होल्ड वन नोस्ट्रियल क्लोज वाइल आई इंसर्ट द स्प्रे इनटू द अदर नोस्ट्रियल। मैं क्या करूँगा, होल्ड करूँगा, एक नोस्ट्रियल को क्लोज करूँगा और फिर दूसरे के अंदर है स्प्रे को इंसर्ट करूँगा। और ऑप्शन डी कह रहा है द इनहेलर टिप इज इंसर्टेड इनटू द नोस्ट्रियल एंड पॉइंटेड टुवर्ड द इनसाइड नोस्ट्रियल वॉल। ये कह रहा है कि जब मैं इनहेलर की टिप है उसको कहाँ इंसर्ट करूँगा, नोस्ट्रियल में, उसको पॉइंट टुवर्ड कहाँ करूँगा, नोस्ट्रियल की इनसाइड वॉल की तरफ रखूँगा। तो ये आपके डीप एयरवे के अंदर नहीं जाएगा, ये किधर रहेगा, नोज़ की इंटरनल वॉल की तरफ रहेगा। तो आंसर डी क्या है, गलत है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी वाला क्या कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, एक नाक को बंद करूँगा और दूसरे के अंदर इसको इंसर्ट करके स्प्रे को लूँगा, फिर इस वाले को बंद करूँगा, फिर इस वाले से लूँगा। ये तरीका बिल्कुल सही है इंट्रानेजल इनहेलर को लेने का। तो इसका आंसर क्या है, सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द following would be expected outcome for a client recovering from an upper respiratory tract infection? The client will, मरीज़ क्या बता रहा है जिससे आप ये समझ पा रहे हो कि मरीज़ को जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन था वो अब सही होने लगा है, वो रिकवरिंग कंडीशन के अंदर है। ये आपको बताना है, मरीज़ के स्टेटमेंट सुन करके आपको बताना है कि हाँ ये स्टेटमेंट बता रहा है कि मरीज़ का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन सही हो रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है मेंटेन ए फ्लूइड इनटेक ऑफ 800 ml एवरी 24 आवर। तो जब भी नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं कि फ्लूइड कितना इंटेक करना है, मोर देन जो है 1.5 लीटर पर डे। आपको जो है नॉर्मली आदमी को कितना फ्लूइड लेना चाहिए पर डे, 1.5 लीटर से ज़्यादा लेना चाहिए। तो 800 ml का तो कोई लॉजिक नहीं है, और वैसे भी फ्लूइड इंटेक का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑप्शन बी कह रहा है एक्सपीरियंस सिल्स वंस ओनली ए डे। मरीज़ को क्या है, हर दिन एक बार सिल्स हो रही है, इसका मतलब मरीज़ को क्या है, फीवर आ रहा है। सिल्स कब होता है, जब मरीज़ को फीवर आता है तब सिवरिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिल्स बोलते हैं। अगर उसको अभी तक फीवर आया तो वो रिकवरिंग कंडीशन में नहीं है। तो आज जो बी है ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कफ प्रोडक्टिवली विदाउट जस्ट डिस्कम्फर्ट, है ना, विदाउट डिस्कम्फर्ट। ये जस्ट नहीं है, यहाँ पे आप क्या करो, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। क्या है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। कफ क्या कर रहा है, प्रोडक्टिवली कर रहा है विदाउट चेस्ट डिस्कम्फर्ट, उसको चेस्ट के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। आप ये दिमाग लगा करके अब इस आंसर को, सी को अगर आप सही करोगे तो आप 100% गलत हो जाओगे, क्योंकि अपने को पूछा कहाँ जा रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन। और कफिंग कब होती है, जब आपको क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है या आपके डायफ्राम का इरिटेशन होता है लोअर साइड का, तब क्या होता है, कफिंग होती है। और प्रोडक्टिवली अगर कफ आ रहा है इसका मतलब मरीज़ को इन्फेक्शन अभी भी है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, मरीज़ को निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। उस मरीज़ के अंदर कफ अगर प्रोडक्टिवली बन रहा है, इसका मतलब नहीं बनना चाहिए, अगर बन रहा है तो मरीज़ को इन्फेक्शन अभी भी प्रेजेंट है, और इसलिए आंसर सी भी क्या है, गलत है। डी के अंदर लिखा है एक्सपीरियंस लेस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्चार्ज। अब मरीज़ बता रहा है कि नेजल डिस्चार्ज भी नहीं है और जो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, इसका मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन सही हो रहा है। यानी कि जब भी अपने को खांसी जुकाम और ये ऐसा होता है तब अपने को क्या है, नोज से डिस्चार्ज आता है, और जो नाक के बंद होने जैसी फीलिंग भी अपने को रहती है जब तक अपने को जुकाम रहता है। अगर ये खत्म हो गया इसका मतलब क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन अब इस मरीज़ को नहीं है। ये स्टेटमेंट मरीज़ का बिल्कुल सही है कि वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिकवर कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स टीच द क्लाइंट हाउ टू इंस्टिल ए नोज ड्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज करेक्ट। मरीज़ क्या है, नोज ड्रॉप ले रहा है और उसको कौन सी टेक्निक जो है करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है जिससे क्या है वो करेक्टली नोज ड्रॉप ले पा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है द क्लाइंट यूज स्टेराइल टेक्निक व्हेन हैंडलिंग द ड्रॉपर। मरीज़ को क्या करना है, उस ड्रॉपर को हैंडलिंग किस तरीके से करना है, स्टेराइल टेक्निक से करना है।
तो नोज ड्रॉप कोई ओटी वाला प्रोसीजर नहीं है, इसको कैसी टेक्निक से यूज़ करना है, क्लीन टेक्निक यूज़ करनी है। यहाँ पे क्या कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, क्लीन टेक्निक यूज़ करनी है, स्टेराइल टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर ए क्या है, गलत। ऑप्शन बी कह रहा है द क्लाइंट ब्लोज द नोज जेंटली बिफोर इंस्टॉलिंग ड्रॉप। तो इस ब्लोज वर्ड का मतलब होता है जैसे आपके जब नाक बंद होता है, जुकाम होता है और जब आपके नाक से घी बहता है तो उसको आप एक्सपेल आउट करने के लिए जो करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लोज बोलते हैं। और जो वो कैसा करना है, जेंटली करना है बिफोर इंस्टॉलिंग द ड्रॉप। ऑप्शन सी कह रहा है द क्लाइंट यूज ए न्यू ड्रॉपर फॉर ईच इंस्टॉलिंग। मरीज को क्या करना है, हर बार नया ड्रॉपर यूज़ करना है। तो इतने ड्रॉपर मरीज कहाँ से लाएगा कि हर बार न्यू यूज़ करे। तो आंसर सी क्या है, गलत है। न्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम को क्या करना है, सही यूज़ करना है, उसको क्लीन रखना है और क्लीन जगह पे रखना है। आंसर डी कह रहा है द क्लाइंट सिट इन सेमी फाउलर पोजिशन विद द हेड टिल्ड फॉरवर्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रॉप। तो मरीज़ क्या है, पहले तो वो सेमी फाउलर पोजीशन में बैठ गया, फिर उसने ड्रॉप डाल के हेड को क्या कर दिया, आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ झुक गया, तो वो तो बाहर आ गई ना, आगे की तरफ झुक गया तो वो तो ड्रॉप बाहर आ गई। तो ये सही टेक्निक नहीं है। तो आंसर डी भी क्या है, गलत। जब भी किसी मरीज़ को अपन जो है क्या करते हैं, नोज ड्रॉप डालते हैं, मरीज़ को किस पोजीशन में अपन रखते हैं, सुपाइन पोजीशन में। किस में रखते हैं, सुपाइन पोजीशन में। तो अपने को कोई सेमी फाउलर फाउलर या हेड टिल्ड वाला काम नहीं करना है, सुपाइन पोजीशन में रखना है ताकि एयरवे कैसा रहे उसका, एकदम स्ट्रेट रहे और उसके अंदर अपन ड्रॉप डालें तो अंदर तक जा सके जहाँ अपना टारगेट है वहाँ तक। और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही कह रहा है कि आप क्या करें, पहले आपके नाक के अंदर जो डिस्चार्ज है, जो ब्लॉकेज है उसको निकालें और उसके बाद में आप दवाई डालेंगे तो वो आगे जा पाएगी, नहीं तो आगे ब्लॉकेज है तो वो नहीं जा पाएंगी जहाँ तक जानी चाहिए। इसीलिए क्या करना है, आपको क्लाइंट को जेंटली नोज को ब्लोज करना है और उसके बाद उसके अंदर क्या डालनी है, ड्रॉप डालनी है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, The nurse should include which of the following instruction in the teaching plan for the client with chronic sinusitis। मरीज को क्या है, क्रोनिक साइनोसाइटिस है और इंस्ट्रक्शन क्या देना है टीचिंग प्लान में। मरीज क्या है, क्रोनिक साइनोसाइटिस का है, तो उसको आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रोनिक साइनोसाइटिस का क्या मतलब होता है, तो साइनोसाइटिस होता क्या है, अपनी जो नोज है, नोज के पास में जो एयर फिल्ड कैविटीज़ रहती है उसको अपन साइनस बोलते हैं। जो एयर फिल्ड कैविटीज़ रहती है नोज के पास में, है ना, पेरिफेरल जो है पैरेलल रहती है नोज़ के पास में दोनों तरफ, उस एयर फिल्ड कैविटी को अपन साइनस बोलते हैं। और वहाँ का अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस। और ये क्रोनिक कब होगी, जब मरीज़ को क्या है 8 वीक से ज़्यादा प्रॉब्लम है इन्फेक्शन की, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रोनिक साइनोसाइटिस बोला जाता है। अब आप इसको क्या टीचिंग प्लान में इंस्ट्रक्शन दोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है अवॉइड यूज ऑफ कैफिनेटेड बेवरेज। जो कैफिनेटेड बेवरेज है ये आपको यूज नहीं करना है। ऑप्शन बी कह रहा है परफॉर्म पोस्टरल ड्रेनेज, है ना, ये क्या है, ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज है, इसको आप ड्रेनेज कर देना। परफॉर्म पोस्टरल ड्रेनेज एवरी डे। पोस्टरल ड्रेनेज का क्या मतलब होता है, मरीज के अंदर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है और मरीज़ क्या है उसको एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा है। तो पोजिशनल अपन क्या करते हैं, इसको फिजियोथेरेपी देते हैं। क्या करते हैं, पोजिशनल। जैसे मान लो अगर मरीज के राइट लोअर लोब के अंदर, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, सिक्रेशन, अब उसको बाहर निकालने के लिए मरीज को क्या करेंगे, अपन लेफ्ट साइड लेटरल पोजीशन देंगे और हेड साइड से अप करके उस मरीज को क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे, उसके ऊपर फिजियोथेरेपी देंगे उसको। और फिजियोथेरेपी देने से वो मरीज का जो सिक्रेशन है वो कहाँ तक आ जाएगा, ट्रेकिया तक। अब मरीज क्या है, कफ करके उसको बाहर निकाल सकता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो पोस्चरल ड्रेनेज। अलग अलग पोजीशन के अंदर मरीज का क्या है, फिजियोथेरेपी दे करके अपन उसको टैप करते हैं हाथ से और उस सिक्रेशन को ट्रेकिया तक लाते हैं। और उसके बाद में वहाँ से या तो आप सक्शन कर लो, मरीज ट्रेकियोस्टोमी या जो है इंट्यूबेटेड है तो उसका सक्शन कर लो, और मरीज जो है कॉन्शियस है तो वो खुद कफिंग करके उसको निकाल देगा। जब वो सिक्रेशन कहाँ आ जाएंगे, ट्रेकिया तक आ जाएंगे तब, तो उसको बोला जाता है। तो साइनोसाइटिस में ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइनस इतना डीप नहीं है, साइनस तो कहाँ है, नोज़ के पास में है। तो ये चीज़ भी क्या है, गलत है। और कैफिनेटेड बेवरेज को जो है अवॉइड करना, साइनोसाइटिस से रिगार्डिंग कुछ इसका कनेक्शन नहीं है। और ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है द रिपोर्टेड टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और हायर। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 102 डिग्री से ज़्यादा जाए तब आपको क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है। तो अपन फीवर कब मानते हैं, पहले अपन फीवर की परिभाषा पढ़ते थे, डेफिनेशन के मरीज़ का क्या है, टेम्परेचर 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जाए तो अब ये मरीज़ किसके अंदर काउंट हो रहा है, फीवर के अंदर। लेकिन लेटेस्ट जो गाइडलाइन है फीवर की वो क्या है, जो एम्स सही मानता है वो क्या है कि 100.4 डिग्री
फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर टेम्परेचर जाता है तो आपको मरीज़ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। इससे पहले एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इन्फेक्शन से अपनी WBC लड़ती है तो मरीज़ के बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, और बढ़ने दो, वो सही बात है। अगर आपको फीवर आ रहा तो वो सही बात है। अगर आपको फीवर नहीं आ रहा, फीवर कौन से मरीजों को नहीं आता है? जो मरीज़ कैसे रहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ वाले रहते हैं, उन मरीजों को फीवर नहीं आता, उनकी WBC काउंट होते ही नहीं है। और मरीज़ के अंदर जो है, जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, जिस तरीके का इन्फेक्शन हो वो मरीज़ को ख़त्म कर देता है और अपने को पता भी नहीं चलता है, ऐसी चीज़ हो जाती है। और जिसकी WBC एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है और इसके अंदर बढ़ रही है किसी इन्फेक्शन में, तो ये अच्छी बात है, फीवर आ रहा है तो एक्शन कब लेने की ज़रूरत होती है? 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लेना है। और मरीज़ को टेम्परेचर जो है 102 डिग्री तक आ रहा है, उसके बाद ये इन्फॉर्म करेगा तो ये तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और हाई टेम्परेचर अपने नर्व सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसीलिए एक्शन लेना ज़रूरी है। कहाँ? 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एक्शन लेना है, ना कि 102 डिग्री के बाद लेना है। तो आंसर डी बी क्या है? गलत है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो मरीज़ है साइनोसाइटिस वाले रहते हैं, एलर्जिक साइनोसाइटिस रहती है, क्रोनिक साइनोसाइटिस जिनको रहती है, उनको क्या है, हॉट शॉवर लेना है डेली इवनिंग और मॉर्निंग टाइम, ताकि उसका क्या है, सिक्रेशन है, उसको क्या है, जो नाक के अंदर कंजस्टेशन फील हो रहा है वो कम होगा। और जहाँ भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे सिक्रेशन बनते हैं तो वो भी कम बनेंगे। हॉट शॉवर जब वो दिन में 2 बार लेता है तो इवनिंग और मॉर्निंग। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, स्यूडोफेड्रिन यानी कि जिसका नाम मार्केट के अंदर है, सूडाफेड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, हैज़ बीन ऑर्डर्ड इन नेजल डीकंजेस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसने क्या पूछा है? एक स्यूडोफेड्रिन ड्रग है, वो कैसी है? नेजल डीकंजेस्टेंट है, मरीज का नाक बंद हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं नेजल कंजेस्टेंट। और ये क्या एजेंट है? इस नाक को खोलने वाला है, तो डीकंजेस्टेंट एजेंट है। और ये अगर आप मरीज़ को दे रहे हो तो मरीज़ के अंदर एडवर्स इफेक्ट क्या आएंगे? एक होता है साइड इफेक्ट, क्या होते हैं? एक होते हैं साइड इफेक्ट और एक होते हैं एडवर्स इफेक्ट। एक होते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट वो होते हैं जिनका प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि इस ड्रग का ऐसा भी कोई रिएक्शन हो सकता है, तो वो कौन सा है? एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट का क्या मतलब है? साइड इफेक्ट का मतलब है हमने पहले से ही प्रिडिक्शन है, पहले से हमें पता है कि अगर ये ड्रग ली तो इसका ये साइड इफेक्ट होगा, ये अपने को पहले से पता है। जैसे मान लो किसी मरीज जो एंजाइना और MI का मरीज है, उसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन अपन टैबलेट देते हैं, अपने को पता है कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देने से वेसोडाइलेशन होता है और उसकी वजह से मरीज हाइपोटेंशन में जाएगा और मरीज को हेडेक और डिजीनेस रहेगा, ये अपने को पता है पहले से, तो ये इसके क्या है? साइड इफेक्ट है। अपने को जिस चीज़ का अपने को पहले से पता है कि ये दवाई लेने से ये चीज़ होगी, तो वो तो होता है साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट कि हमें को ये पता ही नहीं था, हमने ये प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि ये चीज़ हो सकती है, हमने क्या है, सूडोफेड्रिन दिया और अपने को पता ही नहीं है, वो वाली चीज़ हो गई, तो उसको अपन बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट बोला जाता है। तो जब मरीज को सूडोफेड्रिन ड्रग देते हैं तो ये सूडोफेड्रिन ड्रग भी जो है ये किसके साथ में काम करती है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम वाला काम करती है। और प्राइमरली अगर एडवर्स इफेक्ट जब भी इस ड्रग का आता है तो ये प्राइमरली किसको अफेक्ट करेगी? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, नर्व सिस्टम को अफेक्ट करती है ड्रग, और उससे रिगार्डिंग मरीज के अंदर सिम्टम आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? एडवर्स इफेक्ट है इस ड्रग का। ऑप्शन ए के अंदर कॉन्स्टिपेशन, तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है या इस मरीज के अंदर GI सिस्टम इतना अफेक्ट नहीं होता है। प्राइमरी कौन अफेक्ट होता है? कार्डियोवास्कुलर होता है, और जो है नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है, तो मरीज को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। दूसरा मरीज को क्या है? ब्रेडिकार्डिया, जब हार्ट अफेक्ट होता है और उसके ऊपर सिंपैथेटिक एक्शन होता है तो टैकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया मरीज को नहीं होता है। अब जब मरीज का जो है ब्रेन गड़बड़ा जाता है, नर्व सिस्टम के अंदर इसने CNS को स्टिमुलेट करके रखा है इस ड्रग ने एडवर्स इफेक्ट के अंदर, तो अब क्या होगा? मरीज को एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं ले पाएगा, इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर होने लगी, तो वो मरीज कैसा हो जाएगा? रेस्टलेसनेस हो जाएगी मरीज के अंदर, सो नहीं पा रहा है, एंजाइटी हो रही है ना, इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर हो रही है, नर्व सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है इसलिए, तो वो कंडीशन क्या है? रेस्टलेसनेस अगर मरीज के अंदर हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? सूडोफेड्रिन ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है। नॉर्मली ये ऐसा नहीं करती है, लेकिन अगर कर रही है तो इसका मतलब ये प्राइमरली कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है? नर्व सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सिम्टम आने लग जाए तो आपको सोचना है कि मरीज के अंदर क्या है? एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। डिप्लोपिया मरीज के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट MCQ अपना, A healthcare provider had just inserted a nasal packing for a client with epistaxis। मरीज को क्या है? एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज से ब्लीड हो रही है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अब क्या कर दिया? नाक के अंदर पैकिंग डाल दी है। द क्लाइंट इज टेकिंग रेमिप्रिल फॉर ए हाइपरटेंशन। मरीज क्या है? हाइपरटेंशन का था और वो ड्रग कौन सा ले रहा है? रेमिप्रिल। और रेमिप्रिल ड्रग कौन सी है? ACE इनहिबिटर ड्रग है। कैसी है? ACE
इनहिबिटर ड्रग होती है। रेमिप्रिल ड्रग कौन सी कैटेगरी की है? ACE इनहिबिटर की होती है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर पढ़ते हैं अपन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ते हैं, डाईयूरेसिक्स ड्रग पढ़ते हैं। वो सारी ड्रग कैसी रहती है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रहती है। और मरीज हाइपरटेंशन का है इसीलिए मरीज के अंदर एपिस्टैक्सिस हुआ, ये भी एक लॉजिकल चीज़ है। वॉट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू? अब आप क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट दोगे कि मरीज जो है हाइपरटेंशन का था, रेमिप्रिल ले रहा है, मरीज को एपिस्टैक्सिस हुआ और अब डॉक्टर ने क्या कर दिया, इसके अंदर पैकिंग डाल दी है, तो अब आप क्या इंस्ट्रक्ट दोगे मरीज को? ऑप्शन ए कह रहा है यूज 81 mg ऑफ एस्प्रिन डेली फॉर रिलीफ ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो अगर मरीज जो है वो क्या है, हाइपरटेंशन का है और उसको पहले से ब्लीडिंग हो रही है और उसके ऊपर आप एस्प्रिन दे रहे हो, तो ये मरीज को मारने का सबसे बड़ा हथियार है। तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि एस्प्रिन कैसी ड्रग है? एंटी प्लेटलेट ड्रग है। कैसी ड्रग है? एंटी प्लेटलेट ड्रग है। और एंटी प्लेटलेट ड्रग, प्लेटलेट का बॉडी के अंदर काम क्या है? जब भी कहीं ब्लीड होती है तो वहाँ पे पहले प्लेटलेट का एग्रीग्रेशन होता है, वहाँ जाके प्लेटलेट इकट्ठी होती है, फिर क्लॉटिंग फैक्टर उसके ऊपर जाकर के थक्का जमाते हैं, तभी वो ब्लीडिंग क्या है, कंट्रोल होती है। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग कभी भी ब्लीडिंग वाले मरीज को नहीं देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी एंटी कोगुलेंट, हेपेरिन जो है लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, इसके अलावा वारफेरिन, कोई भी ड्रग एंटी कोगुलेंट चल रही है मरीज को, तो उसके साथ में एंटी प्लेटलेट ड्रग को अवॉइड करना है, एस्प्रिन को अवॉइड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे मरीज को एस्प्रिन नहीं देनी है जिसको ब्लीडिंग हो रही है। ऑप्शन बी कह रहा है ओमिट द नेक्स्ट डोज ऑफ रेमिप्रिल। ओमिट का मतलब है आप नेक्स्ट डोज रेमिप्रिल की होल्ड कर देना, आपको ब्लीडिंग हो रही है इसलिए। तो मरीज को तो हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीडिंग हुआ है, और अगर आप रेमिप्रिल बंद कर दोगे तो उसका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा और ब्लीडिंग और ज़्यादा हो जाएगी, तो डोज को होल्ड आपको नहीं करवानी है। ऑप्शन सी कह रहा है रिमूव द पैकिंग इफ देयर इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। आपने जो है पैकिंग कहाँ पे लगाई है? नाक के अंदर, और आपको क्या है, स्वेलोइंग यानी कि निगलने के अंदर आपको प्रॉब्लम क्यों होगी? जब आपने जो है पैकिंग कहाँ डाली है? नाक के अंदर, तो स्वेलोइंग के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्रॉट का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, नोज का, तो ये जो है करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है अवॉइड रिगरस एरोबिक एक्सरसाइज। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको क्या है, एक तो आपने नाक के अंदर पैकिंग डाल दी, आपको सांस कहाँ से लेनी पड़ रही है? माउथ से लेनी पड़ रही है, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? अवॉइड रिगरस एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो। और एरोबिक एक्सरसाइज जब भी करते हैं तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, और बॉडी के अंदर पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से मरीज के अंदर हाइपरटेंशन और ज़्यादा हो जाता है, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हाइपरटेंशन, इस तरीके की चीज़ें। जब भी आप कहीं जिम जाते हो और एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर क्या सिम्टम आता है? सांस फूलने लग जाती है ना, एकदम से फेस पे फ्लशिंग होने लग जाती है। तो उस ऐसी कंडीशन में मरीज को हाइपरटेंशन और ज़्यादा हो रहा है, ये मरीज ऑलरेडी हाइपरटेंशन का है, तो इस मरीज को अवॉइड कराना है कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक तो आप पहले से हाइपरटेंसिव हो, दूसरी चीज़ आपको क्या है, नाक के अंदर तो ब्लॉकेज डाला हुआ है और मुंह से ही आपको ब्रीथिंग करनी पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपको अगर पूछे कि मरीज को एपिस्टैक्सिस हुआ और आप नेजल पैकिंग डाली थी, कितने दिन तक रख सकते हैं, तो आपको जवाब देना है 1 से लगाकर 3 दिन तक रखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है। अगर 3 दिन बाद भी अगर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही तो ऐसी कंडीशन में सर्जिकल एक्शन लिया जाएगा और पैकिंग को हटाना है। पैकिंग इससे ज़्यादा नहीं रखनी है नाक के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट शुड बी प्रायोरिटी इमीडिएटली आफ्टर नेजल सर्जरी। मरीज को क्या हुआ है, नेजल सर्जरी हुई है और उसके जस्ट आफ्टर आपका क्या प्रायोरिटी रहेगा। और एनक्लेस की सबसे बड़ी खासियत, एम्स दिल्ली की सबसे बड़ी खासियत, हमेशा हर चीज़ की प्रायोरिटी आपसे पूछा जाता है। जब भी प्रायोरिटी पूछते हैं और ऐसे ऑप्शन सेट करते हैं कि अपने को सारे ही सही लगने लग जाते हैं, तो वो एक कंडीशन क्या है, कन्फ्यूजन वाली हो जाती है। आपको हर चीज़ में सटीक रहना है, कहाँ कौन सी प्रायोरिटी होती है। तो नर्सिंग केयर को आप अच्छे से पढ़े, हर डिजीज़ को जब भी आप पढ़ते हैं तो नर्सिंग इंटरवेंशन को अच्छे से पढ़े, कोई भी बीमारी के अंदर, तो आप प्रायोरिटी को अच्छे से बता पाएंगे। इस मरीज को क्या है, नेजल सर्जरी हुई है और इमीडिएट आफ्टर सर्जरी, कब प्रायोरिटी कब पूछी आपको, इमीडिएट आफ्टर सर्जरी जो है आपका क्या प्रायोरिटी रहेगा। ऑप्शन ए कह रहा है असेसमेंट ऑफ क्लाइंट पेन, मरीज को जो है जस्ट अभी सर्जरी हुई है तो मरीज को एनेस्थीसिया लगा होगा तो उसको पेन फील नहीं होगा हाथों हाथ। जब एनेस्थीसिया जो है उसकी सारी स्टेज से मरीज रिकवर हो जाएगा तब उसको पेन फील होगा, तो उसके लिए मरीज में क्या करते हैं, एडमिट हॉस्पिटल जब मरीज रहता है तो उसको धीरे धीरे पेन किलर स्टार्ट कर देते। कई मरीजों के अंदर एपिड्यूरल कैथेटर रहता है, वहाँ से जो है ड्रग दी जाती है, रूपीवाकेन वगैरह। और कई मरीजों के अंदर क्या है, अगर माइल्ड तरीके का पेन है तो ऐसे मरीजों के अंदर ट्रामाडोल की स्लो ड्रिप लगा देते हैं। ऑप्शन बी के अंदर है इंस्पेक्टिंग फॉर पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस, मरीज के अंदर क्या है,
पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस अगर है भी तो उसके बाद में अगर आप 10-15 मिनट बाद में भी एक्शन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मरीज को। लेकिन मरीज का क्या है, रेस्पिरेटरी स्टेटस गड़बड़ा रहा है, इसका मतलब मरीज को तो अभी गला घुट रहा है और आप क्या देख रहे हो, पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस देख रहे हो, तो ये हेमरेज बाद में देख लेना। पेरी ऑर्बिटल एरिया, पेरी ऑर्बिटल एरिया कौन सा होता है, आई के आसपास। ऑर्बिटल कैविटी कहाँ होती है, जहाँ पे अपनी आंखें फिट कर रखी है, ये ऑर्बिटल कैविटी होती है। और इसके पास में अगर लार्ज ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस बोला जाता है। और ये पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस ज़्यादातर मरीज को हेड इंजरी वाले जो मरीज रहते हैं उनके अंदर देखा जाता है, या फिर मरीज को क्या है ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहते हैं, ऐसे मरीजों के अंदर पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस देखा जाता है। और आपका जो है जस्ट आफ्टर सर्जरी मरीज का क्या है, एनेस्थीसिया की वजह से डायफ्राम को रिलैक्स कर रखा है और ऊपर से आपने क्या है नाक की सर्जरी कर रखी है, तो मरीज का एयरवे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा सर्जरी के जस्ट बाद में आपको या तो ब्लीडिंग को प्रायोरिटी देनी है या किसको प्रायोरिटी देनी है, एयरवे को। अगर मैं आपको बोलूँ कि ब्लीडिंग भी हो रही है और एयरवे भी देख रहे हैं तो सबसे पहले एयरवे देखें, मरीज का गला घोटने से रोकें, है ना, सांस को आने दें उसको ढंग से, उसके बाद में बाकी चीज़ों का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मीजरिंग इनटेक एंड आउटपुट लिखा है, तो ये तो बाद का काम है, हाथों हाथ का काम नहीं है। मीजरिंग करनी है पोस्ट ऑपरेटिव मरीज के अंदर करनी है, लेकिन ये हाथों हाथ काम करने वाला काम नहीं है। ये चीज़ें आपको समझनी है, प्रायोरिटी क्या रहती है। नेक्स्ट MCQ अपना, on underreclined head posterior packing inserted to control a severe nose bleeding after incision of packing, the client should be closely monitored for which of the following complication। मरीज को क्या है पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग हुआ और वहाँ पे आपने जो है पैकिंग डाल रखी है, और अब जो है आप कौन से कॉम्प्लिकेशन के लिए मरीज को मॉनिटर करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। मरीज को अगर आपने पोस्टीरियर नेजल पैकिंग डाली है उसकी वजह से वर्टाइगो यानी कि चक्कर आने लग जाएंगे। ऑप्शन बी कह रहा है मरीज को बेस पाल्सी हो जाएगी। तो बेस पाल्सी जो है ये किसका डिसऑर्डर है, क्रेनियल नर्व कौन सी, 7th क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है। जब इसके अंदर जो है कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से नर्व का कंप्रेशन होता है तो मरीज के अंदर बेस पाल्सी होती है। तो ये डिसऑर्डर किसका है, क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है, और पैकिंग से क्रेनियल नर्व को अफेक्ट नहीं होती है। ऑप्शन सी है हाइपोवेंटिलेशन, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। तो गैग रिफ्लेक्स भी कब जाएगा, रिफ्लेक्स कौन करवाता है, नर्व करवाती है। जब भी बॉडी के अंदर कोई चीज़ का सेंस होगा तभी उसका रेस्पॉन्ड आता है, उसी को अपन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जब तक अपने को किसी चीज़ का, अगर मान लो अपने हाथ के अंदर कोई सेंसेशन नहीं है और अब आप इस हाथ को आग के अंदर डालोगे तब भी नहीं हटा पाओगे क्योंकि आपको पेन नहीं हो रहा है। तो सेंसेशन जरूरी है, और सेंसेशन कौन करवाता है, नर्व कराती है। गैग रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार कौन सी नर्व होती है, ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व रहती है थ्रोट को जो है सप्लाई करती है। अगर वो नर्व डैमेज हो जाए तो गैग रिफ्लेक्स अफेक्ट हो सकता है, या फिर मरीज को जो है अपन सर्जरी करते हैं तो एक बार रिफ्लेक्स सारे जो है एनेस्थीसिया स्टेज की वजह से चले जाता है, एनेस्थीसिया की वजह से, तो फिर वापस अपन रिकवरी के लिए गैग रिफ्लेक्स देखते हैं। इसके अलावा जो अपन गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भी देखते हैं। तो गैग रिफ्लेक्स जो है नेजल पैकिंग से नहीं जाएगा। तो मरीज को अगर आपने क्या किया है पोस्टीरियर नेजल पैकिंग डाली है तो इस कारण मरीज को हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है। तो आपको मॉनिटर किसके लिए करना है, आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाइपोवेंटिलेशन के लिए आपको क्या करना है, मरीज को क्लोज मॉनिटर करना है। जब आपने नाक को बंद कर रखा है तो मरीज को हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है। तो जब भी मरीज को हाइपोवेंटिलेशन होता है तो एबीजी के अंदर क्या चेंजेस देखते हैं, आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस के अंदर क्या है, मरीज के अंदर CO2 रिटेन होने लग जाती है। CO2 नॉर्मल कितनी होती है, 35 से लगाकर 45 mmOpg होती है। और जब मरीज के अंदर जो है CO2 रिटेन होने लग जाए यानी कि 45 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, मरीज क्या है हाइपोवेंटिलेट हुआ है। और इस मरीज को अब क्या करना पड़ेगा, जो कंट्रोल मोड पे लेकर के इस मरीज को जो है वेंटिलेट अच्छे से करना है, हाइपर वेंटिलेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, इसीलिए जो है CO2 बाहर निकलती हैं। तो आपको क्या करना है, मरीज को अगर आपने नोजल पैकिंग डाली है तो हाइपोवेंटिलेशन के लिए असेस करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को क्या करना है, रेगुलर इस सीरीज़ के अंदर जुड़ना है, आपको नई चीज़ों को लर्न करना है, आपको एक रजिस्टर और पेन लेके बैठना है और हमेशा चीज़ों को नोट डाउन करते रहना है। साथ साथ में अगर कोई चीज़ आपको पता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है, तो उसके लिए आपको बार बार उसको लिखने की या उसके आसपास घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके लिए नई हैं उसको नोट डाउन करें, जहाँ आपसे गलती हो रही है उसका अपना एनालिसिस करें कि मैं इस MCQ को पढ़ने में कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या MCQ पूछ रहा है। यही एनक्लेस के MCQ की खासियत है कि आपको जो है ऑल ओवर जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन पूछता है। जैसे मान लो अपन ने जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन और उससे रिगार्डिंग नेजल सर्जरी और वो सारी चीज़ें अपने को पढ़ी है आज अपन ने।
लेकिन इसने कहाँ कहाँ का नॉलेज मांगा अपने से, कार्डियोवास्कुलर का मांग लिया, नर्व सिस्टम का मांग लिया, है ना, आगे आने वाली डिजीज में और भी सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेगा। तो वो चीज़ें हैं। एन क्लास के अंदर क्या है, ऑल ओवर आपका एनालिसिस करवाती है एन क्लास, इसीलिए आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर इसके एमसीक्यू को लगातार सॉल्व करें। अगर बुक आपके पास है तो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको हर एक एमसीक्यू सॉल्व करवाती रहूँगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, दूसरे लोगों को अपने साथ में जोड़ना है ताकि वो भी अपने साथ कंसेप्चुअल स्टडी कर सके। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।